नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एसएससी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। आज पार्ट 1 वीडियो आपको मिलने वाला है और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी के, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, कोई भी एसएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये वीडियो रहने वाली है जो मैं आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ हर एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। वो सभी टॉपिक कवर करने वाला हूँ जहाँ से एसएससी एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्ज़ाम से पहले ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो, आपके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। बहुत ही बेस्ट कंटेंट मैंने इस वीडियो में रखा है, तो पूरा पार्ट आप ज़रूर देख के जाना एग्ज़ाम से पहले। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। एसएससी का जो जीके जीएस की सीरीज़ है, ये इसका पहला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है पानीपत की लड़ाई, और ये नहीं बताया गया कि कौन सी लड़ाई है, क्योंकि पानीपत की तो 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई। बस में ये बोला गया है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। क्योंकि ये जो लड़ाई हुई थी ना, जिसमें कि बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हारा था, ये पानीपत की पहली लड़ाई थी जो कि 1526 ईस्वी में हुई थी। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। पानीपत का युद्ध, जो कि एसएससी का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। 3 पानीपत की लड़ाइयाँ हुई थी। 1526 में पहली हुई थी, 1556 में दूसरी, 1761 में तीसरी। ठीक है, तीनों अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। आपसे एग्जाम में तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, बताओ पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? आप बोलोगे 1526 में हुआ। पूछा जाए दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ। तीसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1761 में हुआ था। एक क्वेश्चन तो ये बनता है एग्जाम में डायरेक्टली। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ, अगर हम बात करते हैं पहले हम पानीपत के पहले युद्ध की, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ यह युद्ध ना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। कब? 21 अप्रैल 1526 को। इसमें जो विजेता रहा बाबर रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ बाबर की जो मुग़ल सेना है, इसने इब्राहिम लोदी को हराया, जिससे भारतीय मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी। मतलब जो पहली लड़ाई थी ना पानीपत की, इसके बाद ना मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी हमारे भारत में। ठीक है, तो कोई भी जो युद्ध वाला क्वेश्चन होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो युद्ध कब लड़ा गया, किन के बीच में लड़ा गया और विजेता कौन रहा। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर लेते हैं पानीपत की दूसरे युद्ध की। अगर पूछा जाए पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, आप बोलोगे 1556 में लड़ा गया। एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि मैंने आपको बताया 1556 ईस्वी में लड़ी गई, किसके बीच में लड़ी गई, तो ये अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, जिसको कि हेमू के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई, अकबर के बीच में और विक्रमादित्य के बीच में, जिसे हेमू के नाम से भी जानते हैं। और इसमें विजेता कौन रहा? अकबर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए पानीपत की तीसरी लड़ाई, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि कब लड़ी गई? 1761 में लड़ी गई। किसके बीच में लड़ी गई है? 14 जनवरी 1761 में मराठा साम्राज्य और अफ़गान सेना, जिसका नाम था अहमद शाह दुरानी, इसके बीच में लड़ी गई थी। और इसमें जो अफ़गानी सेना था अहमद शाह दुरानी, ये विजयी रहा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब जितने भी फैक्ट मैंने यहाँ पे आपको बताए, सभी अपने आप में क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? देखो, जो बंगाल का विभाजन है 1905 में हुआ। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, इसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है बंगाल के विभाजन की, इसको मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। और याद रखना फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन से मैं 10 से 12 क्वेश्चन निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, जो कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने अपनी स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं। जैसे जैसे अभी आप पढ़ोगे आपको पता खुद लग जाएगा। लेकिन मानिए, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ये आपके लिए मैंने सीरीज स्टार्ट करा हुआ है। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है इसको तैयार करने में। बंगाल का विभाजन कब हुआ, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो बंगाल का विभाजन है, इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। किसने करी थी? लॉर्ड कर्जन ने। ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, आप बोलोगे 19 जुलाई 1905 को। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने करी, किसने बंगाल का विभाजन करा,
लॉर्ड कर्जन ने करा था, वॉइसरॉय। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो बंगाल विभाजन है ये कब लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905, ये तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि बंगाल विभाजन के तहत क्या हुआ, बंगाल को ना पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया। पूर्वी बंगाल में असम और इसकी राजधानी ढाका शामिल था। आपसे पूछा जाएगा, बताओ बंगाल विभाजन के तहत बंगाल को किन दो क्षेत्रों में बांटा गया, आप बोलोगे पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपसे। और फिर आपसे पूछा जाता है, बताओ पूर्वी बंगाल में कौन सा क्षेत्र शामिल था, आप बोलोगे जो असम है ये पूर्वी बंगाल में शामिल था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में कलकत्ता की राजधानी के साथ साथ पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और बिहार शामिल थे। तो एग्ज़ाम में पता क्या पूछा गया था कि ये जो ओडिशा राज्य है ये किस बंगाल में था, तो आपका आंसर होगा जो पश्चिमी बंगाल जिसमें बांटा गया था ना, उसमें ओडिशा शामिल था, बिहार शामिल था और पश्चिमी बंगाल शामिल था। आई होप आपको ये चीज़ें पता लग गई। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहना। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद ना बंगाल विभाजन का विरोध 1906 में स्वदेशी आंदोलन के जरिए किया गया था। कांग्रेस के सभी वर्गों ने इसका विरोध किया और आखिरकार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द कर दिया, मतलब बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया। देखिए इसमें मैंने ये बोला गया है कि जैसे बंगाल विभाजन हुआ उसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस के सभी वर्ग थे उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, कैसे विरोध किया, स्वदेशी आंदोलन के जरिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने तो बंगाल विभाजन कर दिया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद क्या किया, जो लॉर्ड हार्डिंग था इसने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। एग्जाम में डायरेक्टली और 50 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड हार्डिंग जो बंगाल का विभाजन है उसे किसने रद्द किया, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में रद्द किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट भी और नाम भी। आगे मैं आपको बताऊं जो कि हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, कृष्ण कुमार मित्रा के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1905 में इस विभाजन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। तो दो नाम आते हैं, ऑप्शन में सिर्फ एक ही नाम हमें दिया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, लेकिन इनके साथ दूसरे कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ कृष्ण कुमार मित्रा। कृष्ण कुमार मित्रा के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1905 में इस विभाजन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, और किसने बंगाल के विभाजन का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, बंगाल के विभाजन से हमें कई लाभ होंगे। तो आंसर होगा एच रिस्ले। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो कि हम एक क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और साथ साथ में आपका मैं टॉपिक भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बंगाल विभाजन था, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया इस स्लाइड में। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जो पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ थी वो कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी ये मेहनत कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने द्वितीय यानी कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसमें भाग लिया था। अब हम ये समझते हैं कि गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्चुअल में था क्या, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, वो सब कुछ मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पे पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। बात यहाँ पे हो रही है गोलमेज सम्मेलन की, आपको बताना चाहता हूँ। गोलमेज सम्मेलन ना टोटल मिला के 3 हुए थे। गोलमेज का जो पहला सम्मेलन था 1930 में हुआ था, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक, या बोल सकते हो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, आप बोलोगे 1930 में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा कब हुआ, आप बोलोगे 1931 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1932 में। ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने अच्छे से। हमारा टॉपिक था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ना, ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में हुआ था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, तक आयोजित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने करी थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, सभी इंपॉर्टेंट है। लंदन यूनाइटेड किंगडम में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता करी थी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने। आई होप आपको ये सभी के सभी पॉइंट अच्छे से पता लग गए। आगे हम बढ़ते हैं।
महात्मा गांधी जो थे इन्होंने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। मतलब 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहले में महात्मा गांधी नहीं थे, तीसरे में भी नहीं शामिल हुए थे, सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि बताओ महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, आप बोलोगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात हो ही रही है, तो इसी के साथ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वाइसरॉय के शासनकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड विलिंगडन। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है, महात्मा गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? सरोजनी नायडू ने इनके साथ भाग लिया था। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन में सरोजनी नायडू का नाम दिया गया था। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 19 अगस्त 1931 को बम्बई से लंदन के लिए किस जहाज़ से यात्रा की थी? जहाज़ का नाम था SS राजपुताना। काफ़ी बार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन से वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, वीडियो कम से कम आप 2 बार देखना ताकि आपको एक एक फैक्ट और एक एक कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में मैंने आपको बता दिया कब कब हुआ। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। अब मैं आपको बताता हूँ कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया। ठीक है, ऐसे तीन गोलमेज सम्मेलन हुए, तो तीनों में किसने किसने भाग लिया वो हम देख लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, इन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। MR जयकर, इन्होंने भी तीनों में। NM जोशी, इन्होंने भी तीनों में। और CN मुदलियार, इन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपको कोई भी 2 नाम दे देंगे, 3 नाम दे देंगे या सारे दे देंगे, तो भी याद रखना है कि इन सभी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन C, केरल। ये आपको ध्यान रखना है, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि फोक के शास्त्रीय नृत्य को हम क्लासिकल डांस बोलते हैं। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने के। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो शास्त्रीय नृत्य से तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है एग्जाम में। तो चलो क्यों ना हम शास्त्रीय नृत्य को अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम शास्त्रीय नृत्य पढ़ने वाले हैं। संगीत नाटक अकादमी ने 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। ठीक है, मतलब कितने शास्त्रीय नृत्य टोटल मिला के 8। ठीक है, कहीं कहीं भी आपको 9 भी मिल जाते हैं, लेकिन 6 का भी शामिल नहीं किया गया है। तो 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है किसने? संगीत नाटक अकादमी ने। अब ये जो 8 के 8 हैं, फटाफट से हम देख लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? आप बोलोगे तमिलनाडु का। कथक की बात करते हैं। कथक जो है उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो सतरिया काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, भरतनाट्यम एग्जाम में पूछा जाता है, कथक पूछा जाता है, कथकली पूछा जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का पूछा जाता है। ओडिशी का तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ओडिशा दिख रहा है आपको। मणिपुरी भी नहीं पूछेंगे क्योंकि मणिपुर से आपको पता लग रहा है, मणिपुरी का पता लग रहा है कि मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम पूछा जाता है केरल का है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में मोहिनी अट्टम की बात हो रही थी, तो ना मोहिनी अट्टम से संबंधित कुछ प्रसिद्ध नर्तक हैं, यानी कुछ डांसर हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे पहले ना आप ये फोटो देखिए, मोहिनी अट्टम की जो शास्त्रीय नृत्य कर रही है नर्तकी। ठीक है, इन्होंने ना कपड़े पहने कौन से रंग के? वाइट रंग के। तो ये भी पूछा गया था एग्जाम में कि किस रंग के कपड़ों में ये नृत्य किया जाता है? आप बोलोगे सफ़ेद। इसे भी आप कहीं पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वाइट कलर। अब यहाँ पे देखिए मोहिनी अट्टम से संबंधित प्रसिद्ध नर्तक यानी कि डांसर कौन कौन हैं। सबसे पहले बात करेंगे कनक रेले की, उसके बाद है कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शोभना, सुनंदा नायर, उसके बाद है कलामंडलम राधिका, थंकामणि, कलामंडलकम हमावती, जया प्रभा मेनन और पल्लवी कृष्णन। ये सभी के सभी नर्तक किससे संबंधित हैं? मोहिनी अट्टम से संबंधित है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, मोहिनी अट्टम और कथकली 2 शास्त्रीय नृत्य हैं जो केरल में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पे आपने देखा कि सिर्फ
केरल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, मोहिनीअट्टम और कथकली 2 शास्त्रीय नृत्य हैं जो केरल में उत्पन्न हुए हैं। मोहिनीअट्टम, अब ध्यान से सुनना जो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से पड़ा है। इस शब्द का अर्थ है मोहिनी का नृत्य। मतलब आपसे पूछा जाए, बताओ कि ये जो मोहिनीअट्टम का नाम है ये किस भगवान के नाम पर पड़ा है? आप बोलोगे भगवान विष्णु का जो स्त्री रूप है मोहिनी, इस शब्द से पड़ा है मोहिनीअट्टम। पता लग गया आपको? मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? मोहिनी का नृत्य है। और मोहिनी कौन? मैंने आपको बताया, मोहिनी जो है भगवान विष्णु का स्त्री रूप है मोहिनी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, आगे आप देखिए जो मोहिनीअट्टम जो नाट्य शास्त्र है ये लास्य शैली पर आधारित है। पूछा जाएगा किस शैली पर आधारित है? लास्य शैली पर। और एक और क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था, बताओ मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? डॉक्टर सुनंदा नायर। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फुटबॉल खेल से संबंधित है डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन डाल दिए एक ही क्वेश्चन में, तो आपसे ना एग्जाम में अलग अलग भी पूछा जा सकता है। बताओ डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? आप बोलोगे फुटबॉल से है। पूछा जाए संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? आप बोलोगे फुटबॉल से है। रोवर्स कप का संबंध किससे है? आप बोलोगे फुटबॉल से है। तो चलिए अब हम फुटबॉल खेल को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़ुटबॉल खेल से जुड़ी जो भी ट्रॉफियाँ हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का ये मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें यूरो कप की, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। UEFA चैम्पियंस लीग फुटबॉल से संबंधित है। EFL कप फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप, फीफा विश्व कप, कलिंग कप, सीजर कप, संजय गोल्ड कप, सुबर्तो कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संतोष ट्रॉफी, विट्टल ट्रॉफी और टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, ये सभी के सभी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बाद में आपको रिवीजन करने का काम आएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं फुटबॉल मैच की कुल अवधि कितनी होती है। हम ये देख लेते हैं फुटबॉल मैच की जो कुल अवधि होती है 90 मिनट की होती है। फुटबॉल खेल से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना प्रीवियस ईयर में, वो मैं आपको करवाने लगा हूँ अभी, ठीक है। फुटबॉल मैच की कुल अवधि होती है 90 मिनट की। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और इजराइल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है एग्जाम में फुटबॉल के मैदान का जो पिच होता है उसका आयाम यानी कि डायमेंशन क्या होता है? 105 मीटर लंबा, 68 मीटर चौड़ा होता है। यानी कि ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है ना ये, इसलिए 105 मीटर लंबा, 68 मीटर चौड़ा होता है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को सिक्किमी स्नाइपर के रूप में जाना जाता है? बोइचिंग भूटिया को जाना जाता है सिक्किमी स्नाइपर के नाम से। फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि कितनी होती है यानी इंटरवल की अवधि कितनी होती है? 15 मिनट की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए फुटबॉल को आधिकारिक रूप से ओलंपिक में खेल के रूप में शामिल किया गया था, 1908 में शामिल किया गया था यूनाइटेड किंगडम में जो ओलंपिक हुआ था 1908 में। आगे अगर मैं आपको बात करूं फ्रेंड्स, फुटबॉल का जो वार्षिक चैंपियनशिप होता है जिसका नाम है खेल सुपर बाउल, ठीक है, कौन सा? सुपर बाउल जो चैंपियनशिप है किस देश में आयोजित किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA में। अगर आपसे पूछा जाए फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 गज या बोलो 11 मीटर। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड प्रयुक्त किया जाता है? पीले रंग का प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद जो फुटबॉल है इसे फीफा रेगुलेट करती है, जैसे कि आपको पता है ना, ओलंपिक खेल को IOC करती है, क्रिकेट को ICC करती है ना, और टेनिस को ATP करती है। उसके बाद चेस जो होता है शतरंज खेल उसे FIDE करती है। उसी प्रकार फीफा करती है फुटबॉल खेल को। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, साइनोकोबलामिन। याद रखना है, साइनोकोबलामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और रासायनिक नाम वाला क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। SSC का तो फेवरेट टॉपिक है विटामिन। तो चलो क्यों ना हम विटामिन को पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखिए फ्रेंड्स, विटामिन जो है ना, आपको बताना चाहता हूँ, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वसा यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन, ठीक है। दूसरा होता है पानी यानी कि वाटर में घुलनशील विटामिन। अगर हम बात करें, देखो जो मेनली विटामिन होते हैं ना, A B C D, ठीक है। कौन कौन से? A B C D E, ठीक है, K। ये बेसिकली विटामिन हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी ट्रिक होती है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बताओ ये वाला विटामिन सी, सपोज ऐसे पूछेंगे, बताओ विटामिन सी जो है ये किस में घुलनशील होता है? तो विटामिन सी होता है पानी में। विटामिन के किस में घुलनशील होता है? वसा में यानी कि फैट में। तो इसकी ना एक ट्रिक होनी चाहिए आपके लिए। तो देखो, वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, फैट में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी, कीड़ा। कीड़ा वर्ड आपको याद रखना है, ये आपके सामने मैं कीड़ा बना देता हूँ, ठीक है। ये आप कीड़ा देखिए, ठीक है। कीड़े से आपको याद आएगा, कीड़े की स्पेलिंग क्या होती है? KEDA। तो कीड़ा जो है, ये ट्रिक है इसका। और कीड़ा काफ़ी मोटा है, फैटी है, इसे याद रखना है आपको, मतलब फैटी कीड़ा। तो आपको पता लग गया विटामिन के जो है फैट में घुलनशील है यानी कि वसा में घुलनशील है, विटामिन ई वसा में घुलनशील है, विटामिन डी वसा में घुलनशील है, और विटामिन ए वसा में घुलनशील है। इसके बाद हम बात करते हैं पानी में घुलनशील विटामिन। अब देखिए, ए आपको याद रखना है BC वर्ड, ठीक है, BC। तो BC मतलब विटामिन बी पानी में घुलनशील, विटामिन सी पानी में घुलनशील। आई होप आपको ये पता लग गया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि धूप विटामिन यानी कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड, जो विटामिन डी है ना, ये हमें, आप सुनते आ रहे होंगे, हमें सन से मिलता है, बट नहीं, सन से नहीं मिलता। सन से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी पे जो एल्गोस्ट्रोल होता है, वो जब सन की कांटेक्ट में आता है तो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। बस इसलिए हम ना सूरज को यानी कि सूर्य को हम बोलते हैं कि यहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है। बस आपको ध्यान रखना है कि विटामिन डी को हम धूप विटामिन यानी कि सनशाइन विटामिन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो आपको करवाने लगा हूँ, एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट और इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन के रासायनिक नाम, यानी कि विटामिन के केमिकल नेम क्या होते हैं और उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे विटामिन ए को। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनोल होता है। हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होता है क्वेश्चन ये। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है, रतौंधी इसकी कमी से होता है। विटामिन B1 की बात करते हैं, थाइमीन, थाइमीन इसका रासायनिक नाम है, बेरी इसकी कमी से होता है। विटामिन B2 की बात करते हैं, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, होंठ फटना, एंगुलर स्टोमाइटिस इसकी कमी से होता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम। विटामिन B3 की बात कर लेते हैं, वैज्ञानिक नाम है नियासिन, पेलेग्रा इसकी कमी से होता है। विटामिन B5 की बात करते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से होता है पारेस्थेसिया रोग। विटामिन B6 की बात कर लेते हैं, पायरोडॉक्सिन, B6 का रासायनिक नाम है, अरक्ता इसकी कमी से होता है। B7 की बात करते हैं, बायोटीन रासायनिक नाम है, बालों का पतला होना इसकी कमी से होता है। B9 की बात कर लेते हैं, फॉलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? अरक्ता। विटामिन B12 की बात कर लेते हैं, साइनोकोबलामिन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसकी कमी से भी अरक्ता होता है। विटामिन C डबल स्टार मार्क कर लेना, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम होता है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी, दांत और मसूड़ों में की समस्या होती है या खून आते हैं दांत और मसूड़े से, विटामिन C की कमी से। विटामिन D की बात कर लेते हैं, इसका होता है कैल्सीफेरोल, क्या होता है? कैल्सीफेरोल, विटामिन D का रासायनिक नाम, सूखा रोग होता है इससे। विटामिन D की बात कर लेते हैं, एर्गो कैल्सीफेरोल, ठीक है। विटामिन E की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और विटामिन K भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोकोफेरोल। विटामिन E का रासायनिक नाम है, कम प्रजनन क्षमता, इसकी कमी से होता है। विटामिन K फाइलोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन जो है ये विटामिन K का रासायनिक नाम है, क्यूनोन वर्ड आपने ध्यान रखना है। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता और चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता विटामिन K की कमी से। आई होप आपको
विटामिन भी अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए ना आप मेरा करंट अफेयर का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इस यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है सुबह 5 बजे और बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? पूछा गया है, बताओ जो अष्टप्रधान नाम का जो मंत्री परिषद है किस शासन के में थी, ये किसके शासन में थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मराठा प्रशासन में। ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। डिटेल में हम समझते हैं मराठा साम्राज्य को, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया ना अष्टप्रधान, ठीक है, इस अष्टप्रधान के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जो 8 मंत्रियों की परिषद थी ना, इसे ही अष्टप्रधान कहा जाता था मराठा साम्राज्य में। तो आपको मैं बताऊंगा कि ये जो अष्टप्रधान थे ये कौन थे और उनका कार्य क्या था, ठीक है, ये हम बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले मराठा साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। मराठा साम्राज्य औपचारिक रूप से 1674 से 1818 तक अस्तित्व में रहा। इसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की। मतलब आपको ये पता लग गया अगर आपसे पूछा जाए कि मराठा साम्राज्य कब से कब तक था, 1674 से 1818 तक। और इसकी स्थापना किसने करी थी? छत्रपति शिवाजी ने। ये चीज़ आपको पता लग गई। उसके बाद हम ये देख लेते हैं सलाहर की लड़ाई, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शिवाजी ने 1672 में सलाहर की लड़ाई में मुगल सेना को हराया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 1674 में रायगढ़ में उनकी ताजपोशी की गई और उन्होंने हिंदवा धर्मोद्धरक यानी कि हिंदू धर्म के रक्षक और छत्रपति की उपाधि धारण की। उनकी राजधानी रायगढ़ थी। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि बताओ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदवा धर्मोद्धारक की उपाधि किसने धारण करी हुई थी? ये धारण करी हुई थी शिवाजी ने। और इसका मतलब क्या था? हिंदू धर्म का रक्षक। और छत्रपति की उपाधि भी किसने धारण की हुई थी? शिवाजी ने धारण करी हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली लागू की। अगर आपसे पूछा जाए बताओ चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली किसने लागू करी हुई थी? मराठा साम्राज्य के शिवाजी ने लागू करी हुई थी। यह साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय से हार से समाप्त हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया कि जो मराठा साम्राज्य है 1818 तक अस्तित्व में रही। मैंने यहाँ पे लिखा ना, ठीक है। तो क्या हुआ था कि ये साम्राज्य जो था ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे ये हार गए और इसी के साथ मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। सरदेशमुखी मराठा शासन में राजस्व पर लगाया जाने वाला कर था। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ मराठा शासन में राजस्व पर जो लगाया जाने वाला कर था उसे क्या कहते हैं? सरदेशमुखी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मराठा काल के दौरान ग्राम प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारी को कहते थे पाटिल। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी मराठा साम्राज्य के बारे में। और मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे देखो बात हुई थी कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? मराठा प्रशासन में थी। तो ये अष्टप्रधान क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य के प्रशासन के लिए शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित 8 मंत्रियों की परिषद थी। उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले था पेशवा। पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद है अमात्य या मजूमदार। वित्त मंत्री को अमात्य या मजूमदार कहा जाता था। उसके बाद है वकिया नवीस। गृह मंत्री को कहा जाता था सामंत। विदेश मंत्री को कहा जाता था सचिव कहा जाता था आधिकारिक पत्राचार को। पंडित राव कहा जाता था आधिकारिक धार्मिक अधिकारी को। उसके बाद है सर ए नौबत। ये सेना मामलों के अधिकारी को कहा जाता था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है सर ए नौबत। उसके बाद है न्यायाधीश। ये न्यायतंत्र को कहा जाता था। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC का जो हरिपुरा अधिवेशन है ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और हरिपुरा अधिवेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, और किसने करी थी? तो आपको बताना चाहता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC का गठन हुआ था 1885 में। 1885 में किसने करी थी? AO ह्यूम ने। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं। किसने करी थी? AO ह्यूम ने करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। और कब करी थी? 1885 में।
अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो आपको बताना चाहता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था मुंबई यानी कि बॉम्बे में 28 से 31 दिसंबर 1885 को वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था 28 से 31 दिसंबर 1885 को। किसकी अध्यक्षता में? वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ पहले सत्र में देश भर से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आपसे पूछा जाए बताओ कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसके पहले सत्र में देश भर से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपसे एग्जाम में पता है कैसे पूछा जाता है? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता खुद ही लग रहा हो ना कि जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने रखे हैं, सभी एग्जाम से रिलेटेड हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम ये पढ़ लेते हैं कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था, इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो हरिपुरा अधिवेशन की ही बात हुई थी। तो मैंने तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी समझा दिया जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देख लेते हैं कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। वर्ष 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था और यही इसका आंसर भी था। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और ये हरिपुरा कहाँ पर है? ये हरिपुरा है गुजरात राज्य में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कब हुआ था? 1938 में हुआ था। ठीक है, और ये हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी कि INC का 51वां यानी कि 51 नंबर वाला सत्र था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने यहाँ पे वो ऐड ऑन भी कर दिया। आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि सामान्य संपादक या बोल सकते हो जनरल एडिटर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसे चुना गया था? तो KT शाह को चुना गया था। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? यहाँ पे ये बोला गया है कि बताओ वह कौन सा आर्टिकल है जो कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर से संबंधित है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 26। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आर्टिकल 26। अब देखो फ्रेंड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि आपके SSC एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो फटाफट से एक बार आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 3 की, आर्टिकल 3 की, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 3 में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 8 में बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 14 में बताया गया। काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का अधिकार बताया गया अनुच्छेद 16 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये बताया गया अनुच्छेद 32 में। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता UCC की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है यहाँ पे, अनुच्छेद 44 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रपति की क्षमा आदि प्रदान करने तथा कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबित करने, माफ़ करने या लघुकरण करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में बताई गई है। संसद का गठन बताया गया अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा में सीटों की संख्या निर्दिष्ट करता है अनुच्छेद 80। लोकसभा में सीटों की संख्या निर्दिष्ट करता है अनुच्छेद 81। ये तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं, 79, 80, 81। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 51A की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 76 की बात कर लेते हैं, भारत के लिए महान्यायवादी के बारे में बताता है, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट है अनुच्छेद 123, 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 343 की बात कर लेते हैं, हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में, ये बताया गया अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है।
अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या वार्षिक वित्तीय बजट बोल लो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया जाता है अनुच्छेद 112 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया। 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया। 300A में संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा, जिसे कि राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है, 352 में बताया गया। 356 में राज्य आपातकाल, जिसे कि राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, ये बताया गया है। 360 में बताया गया है वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि हमारे भारत में एक बार भी नहीं लगा, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ गई है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप मेरी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीके, जीएस की जो 11,000 क्वेश्चंस वाली ई बुक्स हैं ये बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही बेस्ट बना सकते हो। ये जो 11,000 की जो बुकलेट है इसे हमने पार्ट वाइज लॉन्च किया है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिए हैं, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है, करंट अफेयर्स की ले लो, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट की मिल जाती है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपने टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से है, रवि स्टडी जी के नाम से है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में आपको बता चुका हूँ, रवि स्टडी जी के इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं ना, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसका फ्री टेस्ट यहाँ पे हमने प्रोवाइड करवाया हुआ है। और आने वाले टाइम में ना, जो मैंने आपको बताया ना कि 11,000 जीके की जो हमारी ई बुक है, ठीक है, 11,000 जीके ई बुक का ना वीडियो कोर्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि आप एग्ज़ाम से पहले ना कुछ ही घंटों में पूरा पढ़ के अपने एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर कर सकते हो। तो वो जल्दी यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आप नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ई बुक की वेबसाइट के बारे में, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, बहुत आपकी हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इससे मिलने वाली है। ठीक है, और आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इसका जो पार्ट 2 है, लेक्चर 2 है, ये कब चाहिए। ठीक है, और आपको ये क्वालिटी कैसे लग रही है ये भी मुझे आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अगले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने यह कहा था पृथ्वी गोलाकार है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अरस्तु, या बोलो अरिस्टोटल। अरस्तु ने कहा था कि जो पृथ्वी है ये गोलाकार है सबसे पहले। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बात यहाँ पे पृथ्वी की हुई है। पृथ्वी यानी कि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का वह ग्रह है जिस पे हम निवास करते हैं, जिस पे ह्यूमन रहते हैं। पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, 340 ईसा पूर्व में अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवन में पहली बार कहा था पृथ्वी गोलाकार है। ये आपको ध्यान रखना है, किस पुस्तक में कहा था? 340 ईसा पूर्व में अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवन में कहा था। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है कितना है? 12,714 किलोमीटर। और विषुवतीय व्यास यानी कि अगर आपसे पूछा जाए बताओ जो पृथ्वी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारा पृथ्वी है उसका ध्रुवीय व्यास मतलब कि जो पोलर डिस्टेंस है, ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? पोलर डायमीटर बोल लो, और वो कितना है? 12,714 किलोमीटर। मतलब यहाँ से ये जो पोल है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है? 12,714। और विषुवतीय व्यास मतलब जो इक्वेटोरियल डायमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है पूरा घूम के, ठीक है, ये भी पूरा घूम के है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो डायमीटर है वो कितना है? तो वो है 12,756। मतलब आप यहाँ पे ये देख रहे हो जो विषुवतीय व्यास है वो ज़्यादा है। और फ्रेंड्स जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं, उपसौर और अपसौर। ठीक है, उपसौर को हम पेरिहीलियन बोलते हैं और अपसौर को एपिहीलियन बोलते हैं। पृथ्वी का सूर्य के अधिकतम पास होना, जब पृथ्वी सूर्य के बहुत ही पास होती है, इस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। उपसौर को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिहीलियन। और उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। तो मतलब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए बताओ पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम पास होना क्या कहलाता है? अब उपसौर बोलोगे, इंग्लिश में पेरिहीलियन बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य के सबसे पास कब होता है, यानी कि उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इसी के साथ आपको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी पर होना क्या कहलाता है? अधिकतम दूरी की बात हो रही है तो अपसौर कहा जाता है, जिसे कि हम एपिहीलियन बोलते हैं। और ये दूर होने की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। किस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि समान होती है? तो आपका आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? पृथ्वी पर सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23 डिग्री झुका हुआ है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? मतलब अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। यह आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा यानी कि मून है।
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है? राइट आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है। और इसी कारण से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टेलर घाटी कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टेलर घाटी जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। टेलर घाटी अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। अब देखो बात यहाँ पे हुई है अंटार्कटिका महाद्वीप की। मैंने आपको ये तो बता दिया कि टेलर घाटी जो अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने करी थी? जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज करी थी। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूछा जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। और किस ध्रुव के चारों ओर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव के। अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर पूछा जाता है, माउंट विल्सन सर्वोच्च शिखर है। अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एरेबस। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद अंटार्कटिका के रॉस सागर को दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाए, बताओ भारत ने अंटार्कटिक संधि पर कब हस्ताक्षर किए? 1983। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ अंटार्कटिक संधि क्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो आगे है रामचरण जो है 1982 में अंटार्कटिका पर पहुँचने वाले पहले भारतीय थे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिक में स्थित है। अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है वायुमंडल में ओजोन होल। उसके बाद ना एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ओजोन क्षेत्र की खोज किसने करी थी? 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम था फॉरमन, गार्डिनर और शंकलिन, इन्होंने करी थी। ये नाम आपको ध्यान रखना है, फॉरमन, गार्डिनर और शंकलिन। टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में, जो कि हमारा क्वेश्चन था मेन। अब हम बात देख लेते हैं अंटार्कटिक संधि के बारे में। और इसके बाद ना भारत के जो 3 अनुसंधान केंद्र हैं अंटार्कटिक महाद्वीप में, जिसमें से एक बंद हो गया और प्रेजेंट में 2 हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अंटार्कटिक संधि क्या होता है ये हम देख लेते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करने एवं असैन्यकृत क्षेत्र बनाने के लिए 1 दिसंबर 1959 को वॉशिंगटन डीसी में 12 देशों के बीच अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 1983 में भारत इस संधि का सदस्य बना था। तो यहाँ से आपको क्या क्या पता लगा? जो अंटार्कटिक संधि है ना, इस पे मतलब जो अंटार्कटिक संधि है, ठीक है, ये इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1 दिसंबर 1959 को वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, ठीक है, ये तो आपको पता लग गया। और भारत ने कब करे? 1983 में करे थे। उसके बाद ना आपको जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि भारत ने ना अब तक 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं अंटार्कटिक महाद्वीप में, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो पहला हम देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री जो है ये पहला अनुसंधान केंद्र है। यह 1984-85 में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1984-85 में स्थापित किया गया था और 1990 में इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद है दूसरा मैत्री। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये पूछा जाता है कि मैत्री जो अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर? अंटार्कटिका में। इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर है अंटार्कटिका में? शिरमाकर हिल्स पर है, ठीक है, ये याद रखना आपने, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। शिरमाकर हिल्स में स्थित मैत्री अनुसंधान केंद्र। तीसरा है लॉर्समैन हिल्स पर भारतीय अनुसंधान केंद्र, जो कि 2015 में स्थापित किया गया था। आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3। आपसे ये पूछा गया है जो आर्टिकल 32 है भारतीय संविधान का, ये किस भाग में आता है, किस पार्ट में आता है? तो आपका आंसर होगा भाग 3 में आता है। अब ये भाग 3 में कैसा आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान जो है इसमें मूल रूप से ना 22 भाग थे, ठीक है, और आज की डेट में कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपके सामने मैंने भाग 1 से लेके भाग 25 तक, ठीक है, भाग 22 तक लिखे हैं यहाँ पे। अब आप बोलोगे 25 कैसे है? तो देखो कहीं पे ना 4A दिख रहा है आपको, ठीक है, नंबर के हिसाब से तो 22 ही हैं, लेकिन वैसे टोटल कितने पार्ट्स हो गए हैं, कितने भाग हो गए हैं? 25 हो गए हैं। तो ये जो आपको मैं अभी करवाने वाला हूँ ना, इसमें से एग्जाम में ना अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? देखो,
जैसे मैंने यहाँ पे आपसे लिखा है भाग 2 में नागरिकता बताया गया है अनुच्छेद 5 से 11। एक तो आपसे पूछेगा बताओ अनुच्छेद जो 5 है या अनुच्छेद 11 है ये भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आप बोलोगे भाग 2 में है। जैसे अभी हमारा क्वेश्चन था ना ऊपर, इस तरीके से पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आप भाग 2 बोलोगे। मतलब दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 1 की। भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र बताया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 12 से लेकर भाग 35 तक है। भाग 4 की बात कर लेते हैं। इसमें DPSP काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A की बात कर लेते हैं, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। भाग 4A में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है और इसमें अनुच्छेद 51A आता है। उसके बाद है भाग 5। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। इसमें जो अनुच्छेद आता है 52 से 151 तक आता है। भाग 6 है राज्य के बारे में बताया गया है इसमें, और इसमें जो अनुच्छेद आता है 152 से 237 तक आता है। उसके बाद आता है भाग 7। ठीक है, भाग 7 में राज्य, ठीक है, राज्य के बारे में बताया गया है भाग B, और इसमें जो आर्टिकल है 238 है। उसके बाद भाग 8 की बात कर लेते हैं। इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 239 से 242। भाग 9 की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पंचायत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद है इसमें 243 से 243O तक। भाग 9A, ठीक है, भाग 9A जैसे ये नया जुड़ा हुआ है ना इसमें, जैसे भाग 4A था, तो 9 के बाद आ रहा है 9A। इसमें नगर पालिकाएँ के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद है 243P से लेकर 243ZG तक। उसके बाद है भाग 9B, सहकारी समिति के बारे में बताया गया है और इसमें जो अनुच्छेद है 243ZH से लेकर 243ZT तक है। भाग 10 की बात कर लेते हैं। इसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है और इसमें जो अनुच्छेद है 244 से 244A तक है। नेक्स्ट है भाग कौन सा 11। इसमें संघ राज्य संबंध के बारे में बताया गया। अनुच्छेद आता है इसमें 245 से 263 तक। नेक्स्ट है हमारा संविधान का भाग 12। इसमें वित्त और संपत्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद आता है 264 से 300A तक। ठीक है, भाग कौन सा आ गया अगला 13, व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया। अनुच्छेद इसमें आता है 301 से लेकर 307 तक। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 14। इसमें संघ राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 308 से 323 तक बताया गया है। अगला हमारे पास है भाग 14A, ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद की बात करते हैं 323A से लेकर 323B तक है। उसके बाद है भाग 15, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चुनाव के बारे में बताया गया है। 324 से लेकर 329A अनुच्छेद इसमें आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भाग कौन सा, भाग 16 आता है, विशेष उपबंध के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। भाग उसके बाद कौन सा है, भाग 17 है, भाषा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 343 से 351 तक। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग एक और आता है, भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 352 से 360 इसमें आता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आ रहा है भाग 19, विविध है ये, 361 367 की बात करी गई है। भाग 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद है इसमें 368। नेक्स्ट जो हमारा है वो है भाग कौन सा 21, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 369 से 392 तक है। उसके बाद हमारा है भाग 22, संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि, इसके बारे में बताया गया। 393 से लेकर 395 तक इसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये था आपके सामने भाग 25 भारतीय संविधान के, जो मैंने आपके सामने डिस्कस करे। इसमें से क्वेश्चन आप डन मानिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्ज़ाम का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पे ये बोला गया है जो पहला साउथ एशियन गेम्स था, पहला दक्षिण एशियाई खेल था, ये कहाँ पर हुआ था। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में पहले दक्षिण एशियाई खेल जो हैं ये आयोजित किए गए थे। दक्षिण एशियाई खेल हुए हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। दक्षिण एशियाई खेलों को दक्षिण एशियाई संघ खेलों यानी कि SAF खेलों के नाम से भी जाना जाता है।
यह खेल हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं। जैसे ओलंपिक हो गया, ठीक है, ओलंपिक का आयोजन हर 4 साल में होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो फीफा का होता है वर्ल्ड कप, वो भी 4 साल में होता है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भी 4 साल में होता है, ठीक है। मैं 50-50 की बात कर रहा हूँ, T20 वाली की बात नहीं कर रहा, क्योंकि T20 तो 2 साल में आयोजित होता है ना। तो वैसे ही ये जो खेल होते हैं दक्षिण एशियाई खेल, इनका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है, ठीक है। इन खेलों में की जो शासी संस्था है वो है दक्षिण एशिया खेल परिषद, जिसे कि हम साउथ एशियन स्पोर्ट्स काउंसिल भी बोलते हैं, SASC भी बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि इन खेलों का जो पहला आयोजन है सितंबर 1984 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। तो यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन भी यही था कि पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुआ था। और मैंने यहाँ पे आपको क्लियर भी कर दिया कि कब हुआ था, 1984 में हुआ था। आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। अभी जो होने वाले हैं दक्षिण एशियाई खेल, इसकी मेज़बानी कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। उसके बाद 2025 में थाईलैंड करेगा, 2027 में मलेशिया और 2029 में सिंगापुर इसकी मेज़बानी करने वाला है। वर्तमान में 7 सदस्य हैं SAG के। कौन कौन से, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। मतलब ये वाले देश जो हैं ये शामिल होते हैं दक्षिण एशियाई खेल में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, चांदी सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। यहाँ पे ये पूछा गया है कि वह कौन सा गुप्ता रूलर था जिसने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, बात यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की हुई है, ठीक है। तो आपको बताना चाहता हूँ इसका जो शासनकाल था 380 से लेकर 418 ईस्वी तक था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये समुद्रगुप्त इसके पिता थे, दत्ता देवी इसकी माता थी। आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता का नाम क्या था, आप बोलोगे समुद्रगुप्त। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब सबसे ज़्यादा जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आपने भी देखा होगा एग्ज़ाम में कि ना चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम पूछा जाता है कि इनको किस नाम से जाना जाता था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, देवगुप्त और देवराज के नाम से भी जाना जाता था। किसे, चंद्रगुप्त द्वितीय को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। ये मैंने आपको क्वेश्चन में करवाया। और ये जो चांदी का सिक्का जारी किया जाता था ना, इसे रूपका कहा जाता था। तो एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है कि चांदी का सिक्का जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था इसे क्या कहा जाता था, इसे रूपका कहा जाता था। और इन सिक्कों का वजन जो कि स्टेट PCS एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ लगभग कितना है, 33 दाने, यानी कि 33 ग्रेन्स हुआ करता था, लगभग की बात हो रही है ये। उसके बाद एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL में ही, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सक्री की प्रसिद्ध उपाधि धारण करी हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, सक्री की प्रसिद्ध उपाधि। इसका क्या अर्थ है सक्री का, सक्री का अर्थ है शंकों का नाश करने वाला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद एग्ज़ाम का एक और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि जो चीनी तीर्थयात्री था जिसका नाम था फाहियान, क्या बोला मैंने आपको, चीनी तीर्थयात्री जिसका नाम था फाहियान, ये किसके समय में भारत आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसकी दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, ये आपको ध्यान रखना है। और गुप्त साम्राज्य के दौरान प्रांतों को भुक्ति के रूप में जाना जाता था। क्या किस रूप में जाना जाता था, भुक्ति के रूप में जाना जाता था गुप्त साम्राज्य के दौरान प्रांतों को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 से 409 ईस्वी तक गुजरात, बम्बई के उत्तर, सौराष्ट्र, पश्चिमी भारत और मालवा को अधीनस्थ कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसमें ना 9 नवरत्न थे। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने जो 9 नवरत्न है ना वो बता दिया। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, पता कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसमें जो वास्तुकार था, ठीक है, वो कौन था, तो आप बोलोगे शंकु था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, धन्वंतरी था। तो ये जो 9 के 9 नवरत्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के, एक बार फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अमर सिंह जो है ये संस्कृत कोशकार और कवि था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। धन्वंतरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रसिद्ध चिकित्सक था। हरिसेना कवि और लेखक था। कालिदास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध कवि नाटककार था। उसके बाद है
कहापन का ज्योतिषी था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। शंकु वास्तुकार था। उसके बाद है वराह मिहिर, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, खगोलविद था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उसके बाद है वर रुचि, ये था व्याकरणिक संस्कृत विद्वान। और उसके बाद है वेतल भट्ट, ये जादूगर था चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में। आई होप आपको एक एक फैक्ट पता लग गया जो मैंने आपको बताया। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे थे ना, ये पॉइंट्स नहीं थे, ये अपने आप में प्रीवियस ईयर में पूछे गए बार बार क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपके सामने नोट्स की फॉर्मेट में लेकर आया हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारा ये है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। बात हो रही है यहाँ पे जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था जो कि 1191 ईडी में हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ये आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की जो प्रथम लड़ाई थी ये लड़ी गई थी 1191 ईस्वी में। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने ऊपर आपको पानीपत की लड़ाई करवाया था, पानीपत भी हरियाणा में है, तराइन भी हरियाणा में है। अब मैं आपको ना ये जो तराइन की लड़ाई है, दो लड़ाई हैं बेसिकली जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगा, एक तो तराइन का युद्ध है पहला और दूसरा वो हम समझेंगे। उसके बाद जितनी भी महत्वपूर्ण युद्ध है ना, उनके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल फॉर्मेट में रखा है जो कि आपको क्विक रिवीजन करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तराइन की लड़ाई। तराइन वर्तमान में हरियाणा राज्य में है, ये मैंने आपको ऊपर बताया। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे तराइन का पहला युद्ध। ध्यान से समझना क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे, तराइन की प्रथम लड़ाई। तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 में लड़ा गया। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। आप बोलोगे 1191 ईस्वी में लड़ा गया। युद्ध वाले क्वेश्चन में तीन तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि लड़ाई कब लड़ी गई, किन के बीच में लड़ी गई और कौन विजेता या उपविजेता रहा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सब कुछ मैं आपको करवाने वाला हूँ। तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया। तराइन के पहले युद्ध में चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने घुरिड राजा मोहम्मद गौरी को हराया। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि जो तराइन की पहली लड़ाई है 1191 में लड़ी गई थी, किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो इसमें आपको पता क्या लगा कि जो विजेता है वो कौन रहा, विजेता रहा पृथ्वीराज चौहान। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन की जो पहली लड़ाई थी 1191 ईस्वी में कौन जीता, उसमें जीता पृथ्वीराज चौहान। अब हम बात कर लेते हैं तराइन की दूसरी लड़ाई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, बस सब कुछ सेम रहा, वर्ष बदला लेकिन विजेता चेंज हो गया, ठीक है। तो देखिए तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 में लड़ा गया। किसके बीच में लड़ा गया, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, इसमें जो विजेता है ना मोहम्मद गौरी हो गया, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, जो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ी गई, किसके बीच में लड़ाई, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुई, लेकिन इस बार जो विजेता था वो मोहम्मद गौरी था। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको भारतीय इतिहास के जो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने युद्ध का नाम लिखा है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, 1191 में। यहाँ पे जो रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है वो विजेता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान इसमें विजेता रहा। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। उसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये कब 1526 में लड़ा गया, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, विजेता इसमें बाबर रहा। उसके बाद है खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच, विजेता इसमें बाबर रहा। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, किसके बीच में, शेरशाह और हुमायूं के बीच में, विजेता शेरशाह रहा। पानीपत का फिर दूसरा युद्ध हुआ कब, 1556 में, किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, विजेता अकबर रहा। उसके बाद हुआ तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 में, दक्कन के 4 मुस्लिम शासक और विजयनगर के राम राजा के बीच में, विजेता रहा इसमें दक्कन के 4 मुस्लिम शासक। उसके बाद हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, किसके बीच में हुआ, राणा प्रताप और अकबर के बीच में, और हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर जीता। उसके बाद हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध कब, 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, अहमद शाह अब्दाली इसमें विजेता रहा। उसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध 1764 में, मुस्लिम और अंग्रेज की संयुक्त सेना के बीच, विजेता इसमें रही अंग्रेज की संयुक्त सेना। आई होप आपको ये सारा का सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको करवाया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया ना कि जो मैंने 11,000 जीके की अपनी ई बुक
बुकलेट लॉन्च करी है। आपके सामने जो स्क्रीन पे वेबसाइट आ रहा है www.ravibookspdf.com, यहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो। बेस्ट कंटेंट रखा है, कम टाइम में आपको एक प्रॉपर नोट्स मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60। अनुच्छेद 60 जो है भारतीय संविधान का, ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। ये सभी के सभी मैंने आपके सामने अनुच्छेद लिखे हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था अनुच्छेद 60, तो क्या है ये? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि, इससे संबंधित है, जो मैंने आपको अभी ऊपर करवाया। अब देखिए राष्ट्रपति से जुड़े हुए काफ़ी सारे अनुच्छेद हैं और ये सभी के सभी अनुच्छेद एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो क्यों ना इनको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 52 की। भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, भारत के राष्ट्रपति होंगे अनुच्छेद 52 में, ठीक है। अनुच्छेद 53 में 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 54 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 चुनाव की विधि से संबंधित है राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 56 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति की पात्रता के बारे में। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया जाता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 61 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया, यानी कि इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया। उसके बाद अनुच्छेद 62 है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक पद भरने के लिए निर्वाचित पद या व्यक्ति का पद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 70 की बात कर लेते हैं, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 की बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा करने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अनुच्छेद 72 में बताया गया। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की कार्यालय और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 75 है, मंत्रियों को अन्य प्रावधान, इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 123 अध्यादेश के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन 1946। आपको बताना चाहता हूँ, कैबिनेट मिशन 1946 जो था, इसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव, या बोल सकते हो 3 टायर गवर्नेंस फॉर इंडिया, इसका प्रस्ताव रखा था। अब देखिए ये क्या है कैबिनेट मिशन 1946 और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फटाफट से हम देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 हम पढ़ने वाले हैं। कैबिनेट मिशन एटली सरकार, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था एटली, इसके द्वारा भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था जो 24 मार्च 1946 में भारत आया था। इस प्रतिनिधिमंडल में कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। पहला नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि था भारत सचिव। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि बताओ कि जो कैबिनेट मिशन था 1946, इसमें जो भारत आया था, इसमें भारत सचिव कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। ये नाम आपको ध्यान रखना है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, और एवी सिकंदर, नौवहन के प्रथम लॉर्ड या नौसेना के मंत्री थे ये। उसके बाद है, ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसका उद्देश्य भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना है। मिशन ने भारत के लिए 3 स्तरों के साथ एक जटिल प्रणाली का प्रस्ताव रखा। कौन कौन से थे? पहला प्रांत यानी कि प्रोविंसेस, दूसरा प्रांतीय समूह यानी कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग, तीसरा कौन सा? केंद्र यानी कि सेंटर। ये आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक वार्ता के बाद मिशन ने 16 मई 1946 को एक नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा में 389 सीटें रखी गई। डबल स्टार मार्क कर लेना, संविधान सभा में कितनी सीटें रखी गई? 389 सीटें। और इसमें सबसे ज़्यादा है ये 93 रियासतों के प्रतिनिधित्व थे इसमें, ठीक है। तो जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, 4 आयुक्तों और 93 क्या थे? रियासतों के प्रतिनिधि। ये सभी पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। आप फ्रेंड्स यकीन मानना, अगर आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, हूबहू जो मैं आपके सामने रखा हुआ मैंने स्लाइड में, आपको यकीन नहीं होगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G
371 जी में विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित है? देखो फ्रेंड्स, ये जो अनुच्छेद 371 है ना, इसमें काफ़ी सारे सब पार्ट हैं, ठीक है, और ये राज्यों के विशेष प्रावधान से संबंधित है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है 371 जी किस राज्य से संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिज़ोरम राज्य से संबंधित है 371 जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुच्छेद 371 जो है पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनकी जनजातीय विरासत को संरक्षित करना है। ये आपको पता लग गया अनुच्छेद 371 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 371 क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनकी जनजातीय विरासत को संरक्षित करना। अब 371 के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो हम देख लेते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में अभी पूछा गया ना कि 371 जी वाला पूछा गया था कि मिज़ोरम राज्य से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ना 371 जी पूछा गया था, मिज़ोरम राज्य से संबंधित है, ये मैंने आपको बताया। अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि बताओ 371 ए के बारे में, तो ये नागालैंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। 371 बी ये असम राज्य से संबंधित है। 371 सी मणिपुर राज्य से संबंधित है। 371 एफ सिक्किम राज्य से संबंधित है। 371 एच अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। वैसे ही 371 जी मिज़ोरम राज्य से संबंधित है। ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। एग्जाम में ना अलग अलग पूछा जाता है और इवन हर एक एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ अनुच्छेद और भी हैं, जैसे 371 डी हो गया और ई हो गया, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और 371 जो आई है ये गोवा से संबंधित है। इसलिए इन दोनों को मैंने अलग कर दिया, पूर्वोत्तर राज्यों में मिक्स नहीं किया इनको, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण के राज्य हैं भारत के, ठीक है। तो आपको पता लग गया ना, 371 ए जो है नागालैंड से है, 371 बी जो है असम से है, 371 सी मणिपुर राज्य से है, 371 एफ सिक्किम से है, 371 एच अरुणाचल प्रदेश से, 371 जी मिज़ोरम से, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें पता लग गई। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो ज़्यादा मैक्सिमम भारत का जो राज्य है उसके साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल एक ऐसा पड़ोसी देश है जो कि भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। टोटल मिला के 5 राज्यों के साथ टच करता है। तो यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, नेपाल सबसे ज़्यादा 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। मैप से समझिए, देखिए ये हमारा प्यारा भारत आपके सामने है, ठीक है। प्यारे भारत में आप ये देखिए कि हमारे ना टोटल मिला के 9 पड़ोसी देश हैं। 9 में से 7 जो हैं स्थलीय सीमा के साथ यानी कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, 2 हैं जलीय सीमा वाले देश, ठीक है। तो इसमें जो 7 स्थलीय सीमा वाले देश, इनको फटाफट से एक बार आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये नेपाल, चाइना, भूटान, ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश। टोटल मिला के 7 पड़ोसी देश हो गए। इसमें से आप एक पड़ोसी देश देखिए हमारा कौन सा है? नेपाल। इसी देश की हमारी बात हो रही है, ठीक है। इसका जो बॉर्डर है एक बार मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये आपके सामने मैं रेड कर दिया मैंने, ठीक है, इसके बॉर्डर को। ये है नेपाल देश। तो मैंने आपको बताया नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले जो टच कर रहा है, ये कर रहा है उत्तराखंड को। ये आप देखिए, ठीक है। एक बार मैप को मैं थोड़ा सा और क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ ध्यान आपका इसी पे रहे, जो मैं आपको 5 राज्य बताने वाला हूँ। तो देखिए ये कौन सा है? उत्तराखंड आपके सामने आ गया ये। उसके बाद दूसरा राज्य है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ये देखिए उत्तर प्रदेश आ गया। तीसरा मैंने आपको बताया बिहार, तो ये देखिए बिहार आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल, तो देखिए ये पश्चिम बंगाल आपके सामने है, ठीक है। यहाँ से पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो 5वां है वो सिक्किम है, तो ये सिक्किम राज्य को टच कर रहा है। टोटल मिला के 5 पड़ोसी, मतलब जो नेपाल देश है 5 पड़ोसी राज्यों को टच करता है। अब देखिए मैं आपको ना कुछ बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट। कुल 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, मैंने आपको बताया। इनमें से 7 देश जो है भूमि सीमा साझा करते हैं यानी कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जबकि 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। इसी के साथ भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से? अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है और ये डायरेक्ट बाउंड्री टच नहीं होती, ये पीओके वाले पार्ट के साथ इंडिया के साथ कांटेक्ट में आता है। दूसरा बांग्लादेश है जो कि सबसे लंबी सीमा साझा करता है हमारे देश के साथ। तीसरा भूटान है, भूटान भी सबसे छोटी सीमा शेयर करता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल ये है कि अगर आप पीओके वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करते हो तो हमारा सबसे छोटा पड़ोसी देश जो अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है वो है भूटान।
फिर आता है चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। ये हो गए 7 देश जो कि अपनी भूमि सीमा साझा करते हैं। उसके बाद जलीय सीमा वाले हैं श्रीलंका और मालदीव। और मैंने आपको बताया भूमि सीमाओं की दृष्टि से भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भूमि सीमाओं के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये तो जो अफ़गानिस्तान है ये तो डायरेक्ट भूमि सीमा कर नहीं रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे अफ़गानिस्तान को कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपके लिए कुछ भारत के पड़ोसी देश और सीमावर्ती राज्यों के बारे में भी लिखा हुआ है, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान जो है जम्मू कश्मीर को टच करता है, यानी कि पीओके वाले भाग को। बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम को टच करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैप के ऊपर। उसके बाद है नेक्स्ट भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को टच करता है। उसके बाद है चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड को टच करता है। नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को टच करता है। पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान को टच करता है। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग हुआ है, ठीक है। और जो मालदीव है ये लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर का दक्षिण पश्चिम भाग है। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश, भारत के सबसे छोटी सीमा बनाता है अफ़गानिस्तान। आई थिंक आपको ये अफ़गानिस्तान वाला कंसेप्ट और यहाँ पे जो मैंने भूटान लिखा हुआ है ये समझ आ गया कि दोनों छोटे कैसे हैं। दोनों अपनी जगह सही हैं। अगर वैसे बात करी जाए कि एक्चुअल बाउंड्री वाली बात की जाए फिर तो भूटान आता है, लेकिन अगर अफ़गानिस्तान की हम बात करते हैं ये डायरेक्ट बाउंड्री टच नहीं करता है। अगर एग्ज़ाम में आपको अगर अफ़गानिस्तान मिले और भूटान ना मिले तो फिर अफ़गानिस्तान पे आप मार्क कर कर आओगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, कपास, मूंग और उड़द किस प्रकार की फसल है, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, खरीफ की फसलें हैं ये आपको ध्यान रखना है। किस तरह की फसलें हैं? खरीफ फसलें हैं। बेसिकली 2 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी फसलें और खरीफ फसलें। तो हमसे पूछा गया था बताओ धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, कपास, मूंग और उड़द किस प्रकार की फसलें हैं? खरीफ फसलें हैं। समझते हैं रबी फसलें क्या होते हैं, खरीफ फसलें क्या होती हैं। रबी फसल की अगर हम बात करते हैं, रबी फसल कृषि फसलें हैं जो भारत में सर्दियों में बोई जाती है, मतलब अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं और वसंत में यानी कि अप्रैल से जून में काटी जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि बताओ जो रबी फसलें हैं ये कब बोई जाती हैं, तो आपने ध्यान रखना है रबी फसलें जो हैं अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है, मतलब ठंड में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए काटी कब जाती है, वसंत में, अप्रैल से जून। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। अब आपको बताना चाहता हूँ रबी फसलें कौन कौन सी होती हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों और अलसी, ये हैं रबी फसलें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ और बता देता हूँ, चना हो गया, मटर, सरसों, जौ, गेहूँ, ये हैं कौन सी रबी फसलें। उसके बाद खरीफ फसलें हम देख लेते हैं। खरीफ फसलें मानसून फसलें या शरद ऋतु की फसलें या बोल सकते हो घरेलू पौधे हैं जिनकी खेती और कटाई भारत में भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून के मौसम के दौरान की जाती है, ठीक है। खेती भी और कटाई भी मानसून के मौसम में ही की जाती है, जो क्षेत्र के आधार पर जून से नवंबर तक रहता है। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ भाग में मई की शुरुआत में मानसून की वर्षा शुरू हो सकती है और फसल आमतौर पर सितंबर के तीसरे सप्ताह से अक्टूबर तक काटी जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस मौसम के दौरान जो उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं वो हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया कि जो रबी फसलें हैं ये सर्दियों में उगाई जाती है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में उगाई जाती है, और काटी कब जाती है, वसंत ऋतु में, यानी कि अप्रैल से जून में, ठीक है। फसलों के नाम भी मैंने आपको बता दिए। अब एक और फसल आता है जायद फसल, इसके बारे में भी क्यों ना हम जान लेते हैं कि कौन सा जायद फसल। जायद फसल ना गर्मियों में उगाया जाता है, जैसे खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, है ना। ये जायद फसलें होती हैं, याद रखना है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी गर्मियों में इसको उगाया जाता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी यहाँ पे कि जो रबी फसलें हैं सर्दी ऋतु में, ठीक है, सर्दी ऋतु में होता है ये। और गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों ये इसके उदाहरण हैं। और खरीफ के बारे में बताया जो कि वर्षा ऋतु में, ठीक है, इसको वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है और काटा जाता है।
जवार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द इसके उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, टीलर घाटी कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको डेली सुबह 9 बजे मिला करेगी, तो आप ज़रूर आना वीडियो टाइम पर लेने के लिए और टाइम पे अपनी क्लास कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ मेरी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आप मेरी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। यहाँ पे आपको मेरी मंथली करंट अफेयर्स मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जनवरी से लेकर जुलाई तक की जो हमारी करंट अफेयर्स हैं वो भी लॉन्च हो चुकी है। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। हमारा टेलीग्राम है रवि स्टडी जीके, ठीक है। टेलीग्राम क्या है? रवि स्टडी जीके। इसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन, नोट्स मिल जाते हैं टेलीग्राम पे। मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। इसकी खास बात ये रहने वाली है कि जो हम करंट अफेयर्स डेली पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि पे, ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे ना हम जो पढ़ाते हैं उसका टेस्ट भी लेते हैं आपसे। टेस्ट कहाँ पे लेते हैं? मोबाइल एप्लीकेशन पे, लगा यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो फ्री में। मतलब आपके लिए टेस्ट मैंने पूरा फ्री रखा हुआ है। और आने वाले टाइम में ना मैंने आपको जो बताया है 11,000 जीके की जो मैं अपनी ई बुक है, इसका आपको वीडियो कोर्स भी मिलने वाला है यहाँ पर। तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है हमारा ये ऐप। इसे भी ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। रवि स्टडी जी के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और फ्रेंड्स ये सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा ये जो सीरीज़ है ना आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, ठीक है। तो इसका ना हर एक सेट, हर एक लेक्चर आप देख कर जाना। एसएससी के एग्ज़ाम के लिए तो ये यूज़फुल है ही, हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल रहने वाला है। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। सारे पार्ट्स ज़रूर देखना, ठीक है। सुबह 9 बजे आपको वीडियो मिला करेगी। तो आपने देखा सारे क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से समझाए, लिख कर समझाए, ताकि आपको एक भी पॉइंट छूटे ना, आपको नोट्स बनाने में ईजी रहे, ठीक है। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। ताकि फ्रेंड्स आपका जो कॉमेंट आएगा ना वही मुझे एक मेरे लिए फ़ीडबैक होगा कि आपको मेरी वीडियो का कंटेंट किस तरीके से लग रहा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर डाउट है, कोई भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।